हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं ऑटिज्म के बारे में जानकारी इकट्ठा। तो ऑटिज्म के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है कि ऑटिज्म क्या है, क्यों हो जाता है, कैसे डायग्नोज होता है, ट्रीटमेंट मेथड्स क्या हैं, और इसमें ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी हमने काफ़ी कुछ जानकारी ली कि और कौन कौन से ऑटिज्म से मिलते जुलते सिंड्रोम्स हैं। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कि ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स जो हैं ये रेड फ्लैग्स होते हैं। लाल झंडी, खतरा दिखाई देना, पता चलना कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम इन सिम्टम्स को पहचानें और सही समय पर डायग्नोस कर लें तो हम अपने बच्चों को, अगर वो ऑटिज्म का उनमें कोई चांस है, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द सिम्टम्स। पहली बात तो ये कि हमने ये ध्यान रखना है कि ऑटिज्म के जो सिम्टम्स हैं दे मे बी प्रेजेंट फ्रॉम चाइल्डहुड। And they may be visible even in age group 0 to 2, यानी 0 से 2 साल की उम्र के बच्चों में भी आपको ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, या ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलते हैं 2 to 8 ईयर्स। आमतौर पे इस समय तक सिम्टम्स नज़र में आते हैं। कोई इग्नोर कर दे, कोई बिल्कुल ब्लाइंडली इन चीज़ों को छोड़ता चला जाए, देन इन एडल्ट लाइफ ऑल्सो, एडोलसेंस में या एडल्ट लाइफ में भी इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं उसको हम शुरू करेंगे शुरू से, यानी छोटे बच्चों में और स्कूल गोइंग में और कंपैरेटिवली मैच्योर या एडल्ट में हमको ये सिम्टम्स कैसे नज़र आते हैं। सबसे पहले तो इसका सिम्टम है दैट चाइल्ड विल नॉट बी मेकिंग एंड आई कॉन्टैक्ट। बच्चा आँखों में नहीं देखता। जब हम छोटे बच्चों को भी देखते हैं तो भी वो हमारे चेहरे की तरफ देखता है या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है, और जैसे जैसे वो मूविंग ऑब्जेक्ट घूमता है उसके साथ साथ बच्चे की नज़र घूमती है। तो छोटे बच्चों में भी हम इस सिम्टम को देख सकते हैं कि क्या बच्चा मदर के साथ या पेरेंट्स के साथ या बाकी लोगों के साथ आई कांटेक्ट बना पाता है कि नहीं बना पाता। जैसे कई बार हम बच्चों को, जब हम स्नैप खींचते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं बच्चे का, तब हम बच्चों को बोलते हैं कि कैमरे की तरफ देखो, लेकिन ये बच्चे कैमरे की तरफ नहीं देख पाते। किसी भी तरह का आई कांटेक्ट बनाने में इनको दिक्कत आती है। तो ये इसका एक बहुत कॉमन और बहुत बार देखे जाने वाला सिम्टम है। और नॉट ओनली मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट, दे डोंट मूव देयर आई विद द मूविंग ऑब्जेक्ट। आमतौर पे अगर हम छोटे बच्चे को कोई टॉय दिखाते हैं तो टॉय इधर होगा तो इधर देखता है, घुमाते हुए इधर ले जाते हैं तो बच्चा उसके साथ साथ अपनी नज़र को घुमाता है। या चाबियां हैं या कोई भी आवाज़ करने वाला टॉय है, आप उसको घुमाते हैं, देन ही विल शिफ्ट हिज गेज, बट दीज चिल्ड्रन दे विल नॉट बी डूइंग इट। अब वो अपनी नज़र को इधर से उधर हिलाते नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट उनका आँख का मूवमेंट कैसा होगा? इट विल बी ईदर स्टेयरिंग और फिक्स्ड गेज।
ऐसा लगेगा कि बच्चा आपको घूर रहा है या उसका जो गेज है, उसका आईज जो है वो एक जगह पे फिक्स्ड है। Another symptom may be that they may be oversensitive to stimulus। स्टिमुलस क्या होते हैं? चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जब भी कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है, देन दिस चिल्ड्रन दे गेट ओवर सेंसिटिव टू इट। अब ये जो स्टिमुलस है ऑडिटरी भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है और टैक्टाइल या प्रेशर भी हो सकता है। Even to certain taste, these children are oversensitive। आवाज़ होती है तो हर बच्चा उस आवाज़ की तरफ सुनने की कोशिश करता है, लेकिन इन बच्चों में ये देखा जाता है कि अगर कई तरह की आवाज़ें हैं, जैसे कोई पार्टी है या कोई टीवी देख रहे हैं उसमें बहुत तरह की आवाज़ें आ रही हैं, दे गेट ओवर सेंसिटिव टू इट। और उस ओवर सेंसिटिविटी को बच्चा आमतौर पे कानों को बंद करके या छोटा है तो रो के शोर अपने आवाज़ से बच्चा ये बताता है दैट ही इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। और बड़े होके शायद वो उसको पेन के साथ भी एसोसिएट करता है कि इससे मेरे को दुखता है या मेरे को दर्द होती है, जैसे हमको दर्द होती है किसी चीज़ से। सो दे गेट ओवर सेंसिटिव टू दीज टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। विजुअल में क्या हो सकता है? जैसे इसमें मिक्स्ड साउंड लिख सकते हैं, मिक्स्ड साउंड हो गई या लाउड साउंड हो गई। पार्टी का जो नॉइज़ होता है, म्यूज़िक का जो नॉइज़ होता है, दे डोंट एंजॉय दैट। विजुअल में लाइट, तो कोई भी ब्राइट लाइट्स हो गई या फ्लिकरिंग लाइट्स हो गई। जैसे साइन बोर्ड्स होते हैं, तो साइन बोर्ड्स की लाइट से भी इन बच्चों को, या डिस्को लाइट से, या दिवाली पे वो जलने बुझने वाली रोशनियाँ होती हैं, या वैसे कोई ब्राइट लाइट है, उससे भी इनको ओवर सेंसिटिविटी होगा। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर यानी टच से। आमतौर पे ये बच्चे ज़्यादा टच पसंद नहीं करते, लेकिन कई बार हम इस प्रेशर को हम कैसे देखते हैं, जैसे बच्चे को कपड़े के अंदर की सिलाई होती है उससे इनको प्रॉब्लम है। कपड़े के अंदर कई बार कोई लेबल लगा होता है, आमतौर पे हम उसको सेंसिटिवली फील नहीं करते, लेकिन इनको वो बहुत दिक्कत देता है। जिपर है, जिप का इनको खराश होती है, तो इस तरह की भी सेंसिटिविटी इससे हो सकती है, राइट। एंड सिमिलरली टेस्ट, दे में बी सेंसिटिव टू सर्टन टेस्ट। कोई टेस्ट इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो इस तरह के भी कोई सेंसिटिविटी हो सकती है। और ये जो सेंसिटिविटी है, कई बार ये ओवर सेंसिटिविटी है जिसको हम हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं, और कई बार ये लेस सेंसिटिविटी है जिसको हम हाइपो सेंसिटिविटी बोलते हैं। यानी इनको स्टिमुलस को रिसीव करने में, समझने में, उनको टॉलरेट करने में इनको प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी में सभी तरह का होगा, किसी में किसी तरह का सिम्टम हो सकता है। Another very important symptom is that they are very methodical and they follow routine। एक पर्टिकुलर सेटअप इनको पसंद होता है, उसमें इनको चेंजेस होना, दे डोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक एनीथिंग टू बी चेंज्ड। जैसे क्लासेस में हम कैसे इसको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे बच्चा किसी एक पर्टिकुलर सीट पे ही बैठता है, तो आमतौर पे आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों को हम स्कूल रूटीन में फॉलो करते हैं। आमतौर पे हर स्कूल में, हर क्लास में टीचर का एक ये होता है कि बच्चे अपनी सीट को रोटेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये बच्चे जो हैं, दे डोंट लाइक इट, दे वुड लाइक टू सिट इन देयर ओन पर्टिकुलर सीट।
राइट। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। वैसे भी कोई रूटीन है, जैसे आमतौर पे हर स्कूल में एक रूटीन होता है, फर्स्ट पीरियड में राइम्स होंगी, सेकंड पीरियड में इंग्लिश होगा या मैथमेटिक्स, इस तरह जो भी आपका रूटीन है। दे डोंट वांट टू गो अस्ट्रे फ्रॉम द रूटीन। इवन संडे इज नॉट ए स्कूल डे इज ए डिसरप्शन इन देयर रूटीन। दे वुड लाइक टू हैव ए रेगुलर रूटीन। इवन इनका जो वॉकिंग पैटर्न है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। जैसे घर में आते हैं, यहाँ जूता उतारना है, यहाँ बैग रखना है, वहाँ टिफ़िन रखना है, तो दे हैव सम रोड मैप फॉर डूइंग दिस फंक्शन एंड दे वुड लाइक टू फॉलो दैट। तो इनके आप सेटिंग में कोई चेंज करोगे तो इनको प्रॉब्लम आएगा। दे डोंट एडजस्ट विद द चेंजेस। अनदर इज रिलेटेड टू एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होती है दूसरे की सिचुएशन को आत्मसात करना, समझना कि इसको कैसा फील हो रहा होगा। जैसे कोई गिर गया है तो आमतौर पे बच्चे फील करते हैं कि इसको चोट लग गई होगी, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये एम्पैथी या दूसरे की इमोशंस को, दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। आप अगर इनके पास बैठे हैं, आपको चोट लग गई या आप गिर गए, तो दे मे नॉट नोटिस इट। उनको शायद ये पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ कुछ हुआ है। यानी ये अपने आसपास के लोगों में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते या अपनी एम्पैथी को सही समय पे सही तरीके से बता नहीं पाते, राइट। सो कई बार ऐसा लगता है दैट दे आर नॉन एम्पैथेटिक बट दे आर नॉट एबल टू शो देयर एम्पैथी इन ए प्रॉपर वे। इसके साथ जब हम बच्चों का प्ले ऑब्जर्व करते हैं, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपका बच्चा जब खेल रहा होता है तब अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, ध्यान दें, तो बच्चे के खेलने से आपको काफ़ी जानकारी मिल सकती है कि बच्चा कैसे खेल रहा है। आमतौर पे बच्चे कैसे खेलते हैं? आमतौर पे बच्चे जब ग्रुप में होते हैं सब मिलके खेलते हैं, एक दूसरे के साथ दौड़ा भागी जैसा भी, या किसी टॉय के साथ खेलते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं दे प्ले सोलो, मतलब अपने में ही खेलते हैं। 10 बच्चे इकट्ठे खेल रहे होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ये बच्चा जो है ये अलग अपने में ही खेल रहा होगा। इसको दूसरों के साथ मिलके खेलना नहीं आता, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके एंजॉय करना नहीं आता। फिर आप देखेंगे कि ये जो इनका जो प्ले है उसमें कुछ स्पेसिफिक चॉइसेस होंगी। इनके अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, स्पेसिफिक इंटरेस्ट, जिसमें दे वुड लाइक टू प्ले विद दैट पर्टिकुलर टॉय ओनली, दैट पर्टिकुलर गेम ओनली, इन ए पर्टिकुलर वे ओनली। तो इनके जो इंटरेस्ट लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें भी इनका एक लिमिटेड इंटरेस्ट होगा, एंड दे लाइक टू प्ले द सेम game again and again. Another characteristic will be that you will observe that they are repeating the same activity again and again, जिसको स्टिमिंग बोलते हैं। स्टिमिंग क्या होता है? एक ही इवेंट को बार बार करना। तो इसमें जैसे कई तरह के स्टिमिंग इसमें देखने में मिलता है, जैसे फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स, हाथों को बार बार हिलाना किसी भी तरह से, लेकिन बार बार करना, बार बार करते रहना, या स्पिन करना, गोल गोल घूमते रहते हैं, बार बार सेम एक्टिविटी को बार बार करते रहते हैं। या स्विंग्स पे, अगर स्विंग्स पे है बच्चा लगातार बार बार स्विंग करते रहते हैं। इट मे बी इवन बैंगिंग हेड, सिर को बार बार पटकना, पीछे की तरफ बार बार या आगे की तरफ, राइट।
आगे जो भी डेस्क है, जो भी कोई चीज़ पड़ी उसके ऊपर सिर को पटकना। तो इस तरह की मूवमेंट्स ये बच्चे बार बार करते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं अपने बच्चे को कि आपका बच्चा काफ़ी देर से गोल गोल, हम भी आमतौर पे देखते हैं नॉर्मली बच्चे स्पिन करते हैं, स्विंग करते हैं, हैंड्स को फ्लैप करते हैं, बट यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि जितना नॉर्मल लगता है उससे ज़्यादा घूमते हैं तो घूमते ही रहते हैं। अब ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि बच्चा गोल गोल घूम रहा है तो आधे घंटे से घूमे ही जा रहा है। This we don't expect. So these type of movements they will be seen in their play. Another is that these children they pay more attention to parts of toy आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को आपने कोई भी टॉय दिया है तो आमतौर पे बच्चा उस पूरे टॉय को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान के उसके साथ प्ले करता है। बट दीज चिल्ड्रन दे मे बी मोर इंटरेस्टेड इन एनी पार्ट ऑफ द टॉय। ट्रक है, कार है, तो बजाय कि ट्रक या कार या हेलीकॉप्टर के साथ खेलने की बजाय दे आर प्लेइंग विद ओनली द व्हील ऑफ द टॉय। या हेलीकॉप्टर का फैन है तो उसकी घर 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 की आवाज़ जो है, तो दे आर हैप्पी विद दैट। सो दे आर नॉट प्लेइंग विद द हेलीकॉप्टर एज सच, दे आर प्लेइंग ओनली विद द फैन ऑफ द हेलीकॉप्टर। So that is important. Another is that you will find that instead of playing, ये किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं? लाइनिंग अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी बजाय कि आपने बच्चों को कई सारे टॉय दिए हैं तो बजाय कि उन टॉयज के साथ खेले, वो क्या करते हैं? ज्यादातर टॉयज को अपने आसपास लाइन में लगा लेते हैं। उनको इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। क्रेयॉन्स हैं, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दे विल पुट द क्रेयॉन्स इन ए लाइन, राइट। कोई भी उसके पास टॉयज हैं तो खेलने की बजाय उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना उनको ज़्यादा भाता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक दैट दे वांट टू लाइन अप ऑल द टॉयज। फिर प्ले में एक और है कि आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि बच्चे प्रिटेंड प्ले करते हैं। प्रिटेंड प्ले क्या होता है? जैसे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, वो डॉक्टर का सेट लेके अपनी गुड़िया का हार्ट बीट चेक करते हैं, उसको इंजेक्शन लगाते हैं, या उनके पास किचन सेट होता है उसमें वो चाय बनाते हैं, पीते हैं, कहते हैं आप भी पियो, प्रिटेंड करते हैं। डॉल है उसको बेबी की तरह ट्रीट करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द प्रिटेंड टॉयज। यानी वो अपने आप को एडल्ट लाइफ के लिए तैयार करते हैं, एक तरह से देखते हैं कि उनके पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं और उसको वो कॉपी करते हैं। ये जो बच्चे हैं दे डोंट पार्टिसिपेट इन प्रिटेंड प्ले, राइट। सो इनको वो चीज़ को देख के सीखने में या उस काम को प्रिटेंड करने में उनको इंटरेस्ट नहीं होता। सो दिस शोज कि कई सारी जो चीज़ें हैं अगर आप बच्चे को खेलते हुए देखें तो आप उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट हाउ योर चाइल्ड इज बिहेविंग। अब ये तो हो गई प्ले की बातें। इसके सिवाय हमें उनके बिहेवियर में क्या चेंज नज़र आता है? अब ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। राइट, ये 1 2 3 और यहाँ पे ये आगे चला गया। बिहेवियर, बिहेवियर में आप देखेंगे कि दे आर हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिविटी अभी हमने बात करी थी ADHD की, उसमें भी हमने बात करी थी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। सो सम ऑफ द चिल्ड्रन दे आर हाइपर एक्टिव। सम ऑफ द पेरेंट्स से कि उनका बच्चा सारा दिन भागता रहता है घर में, थकता नहीं है, थकता ही नहीं है,
So that is also a sign for, that may be a sign for this, that they are hyperactive. They may be impulsive. Impulsive क्या होते हैं? बड़ी जल्दी इमोशन सर्ज अप कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं, छोटी सी बात से सेंसिटिव होते हैं। उनके बिहेवियर के बारे में आप कुछ पक्के तौर पे नहीं बता सकते दैट हाउ ही विल बी और शी विल बी रिएक्टिंग। सो देयर बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इस बिहेवियर में, इस काम के बाद क्या करेगा। सो देयर बिहेवियर इज इम्पल्सिव। अनदर इज दैट देयर बिहेवियर में बी एजिटेटिंग। एजिटेटिंग या एजिटेटिव? एजिटेटिव। देयर बिहेवियर में बी एजिटेटिव, यानी दूसरे के प्रति एजिटेट कर देते हैं और खुद बड़ी जल्दी एजिटेट हो जाते हैं। एंड दे मे बी अग्रेसिव। अब ये जो अग्रेसिव बिहेवियर है ये भी टीचर्स की नज़र में बहुत आता है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे को बिल्कुल अपने पास नहीं लगने देते, छूने नहीं देते। आमतौर पे इन बच्चों को हगिंग, टचिंग पसंद नहीं होती। दे डोंट वांट हग करना या दूसरा उनको हाथ लगाए, उनको पसंद नहीं होता। और इसके साथ साथ हमने क्या देखा था कि इनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी पुअर रहता है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट पुअर है, अपनी बात बता नहीं पा रहे और उनको कोई चीज़ पसंद भी नहीं आ रही, तो क्या बचता है? धक्का दे दिया किसी को, गाली निकाल दी किसी को पीट दिया। तो ऐसा अग्रेसिव बिहेवियर इनमें आपको देखने में मिल सकता है कि कोई बच्चे को, किसी बच्चे ने उनको छू दिया, इनको पसंद नहीं आया, तो बजाय कि उसको मुंह से कहने का कि भाई मुझे ये बात पसंद नहीं आई, दे विल बी पुशिंग एंड harming the other child. So that is why the behavior may be hyperactive, impulsive, agitative and aggressive. और इसके साथ साथ anxiety, that is also seen in their behavior. They do not seems to enjoy their environment. They do not seems to enjoy the activity. दूसरे लोगों में इनको इंटरेस्ट नहीं है, दूसरों के साथ खेल नहीं पा रही। अब ये चीज़ें भी आप देखेंगे, सोलो प्ले कर रहा है बच्चा, तो इसका मतलब उसको दूसरों में इंटरेस्ट नहीं है, उसका सोशल इंटरेक्शन नहीं है, राइट। तो इस वजह से भी इनको सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आता है। तो ये भी सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम कॉग्निटिव में देखें, ये बिहेवियर हो गया। कॉग्निटिव एबिलिटीज में आपको क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? अभी हमने बात करी थी कि इनका IQ कैन बी हाई और इट कैन बी लो। और ये जो बच्चे हैं, हो सकता है अगर इनका IQ लेवल बहुत हाई है तो दे आर एबल टू हैव सर्टेन स्पेशल एबिलिटीज इन देम। और इनमें कई बार हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात करी थी कि ये कई बार बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। म्यूजिक इज़ वेरी गुड फॉर देम। ऑल ऑटिस्टिक चिल्ड्रन दे लाइक म्यूजिक, सो म्यूजिक एक्टिविटीज दे विल बी लाइकिंग। या कोई बहुत डिटेल ड्राइंग बना सकता है, बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकता है। और कई बार हम देखते हैं कि उनका IQ लेवल कम रहता है। और इसके साथ इनके कुछ मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखने में मिल सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी, हो सकता है किसी को फिट्स आते हों, कन्वल्शंस आते हों, सीजर्स आते हों। और कई बार इन बच्चों में सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द मेडिकल सिम्टम्स विच मे बी सीन। तो ये हो गए कुछ मोटे मोटे तौर पे जो हमारे इन बच्चों का जो इनके सिम्टम्स हैं। अब इसमें आप देखेंगे मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम अभी नहीं लिया, वो सिम्टम है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो अब मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ डिटेल में, दैट दीज सिम्टम्स प्लस
लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी। ये सब सिम्टम, कोई सिम्टम, कोई ज़्यादा, कोई कम, केवल कुछ सिम्टम, कभी कोई सिम्टम, कभी किसी एज लेवल पे जाके कोई और सिम्टम, एंड लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटीज दैट विल बी मेकिंग द सिम्टम्स। अब लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये अपने आप में एक डिसेबिलिटी है और ये ऑटिज्म का एक सिम्टम भी है। अब लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, इसके लिए आपको लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी में आपको लैंग्वेज लर्निंग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि आप लैंग्वेज सीखते कैसे हैं, बच्चे कैसे लैंग्वेज को ग्रास्प करते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग में जब हम कहते हैं कि इनकी लैंग्वेज लर्निंग पुअर होती है, तो पुअर कहने के लिए या स्लो कहने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज लर्निंग के माइलस्टोन्स क्या हैं। आम तौर पे किस एज ग्रुप का बच्चा कितना कर लेता है जो हम कह सकें कि ये बच्चे उतना नहीं कर पा रहे या इनकी लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी है। कई बार ये बच्चे लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी से डायग्नोज होते हैं दैट दे हैव ऑटिज्म। तो अगर हम कहें ऑटिज्म मीन्स लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी, दैट इज रॉन्ग। लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए सिम्टम ऑफ ऑटिज्म एंड लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी ऑटिज्म से लिंक्ड भी हो सकती है, उसका सिम्टम भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म नहीं है। तो इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम लेंगे।